नमस्कार स्टार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए ये हमें आज फ्री बुक डिस्ट्रीब्यूट के लिए ये हमें एक प्रोग्राम रखा है और डिगलीपुर का डीएफओ सर विशाल सिंह सर आईएफएस डीएफओ डिगलीपुर का, साथ ही गेस्ट ऑफ ऑनर दीपंकर मिस्त्री से डिगलीपुर का प्रमुख, साथ ही हमें उत्तम शाह जी और दिवाश सर और मत भागो, आप कामयाब बनो, आप मेहनत करो। सरकारी नौकरी इकलौता जरिया नहीं है, प्राइवेट जॉब्स बहुत है, देश में स्टार्टअप्स भी खुल रहे हैं। आप अपना टैलेंट अच्छा करो। जो भी आप पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, आर्ट्स पढ़ रहे हो, आप पढ़ाई अच्छे से करो। तीसरा पॉइंट मैं आखिर आपको ये बोलूंगा कि मैं चाहता हूँ पढ़ो। खेल कूद सब करते हैं, खेल कूद तो हिंदुस्तान में अच्छा कल्चर है, बचपन से माता पिता भी कहते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग खेलते कूदते हैं। पढ़ाई में हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एज ऐसी है, 15 साल से लेकर 25 साल तक एज ऐसी होती है कि आपको बहुत डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन मिलेंगे, आपको पढ़ाई के अलावा सब करने का मन करेगा, बस पढ़ाई नहीं करेंगे। पर मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि अगर आपको कुछ लगता है कि मेरी कुछ इच्छाएं रुक जाएंगी, कि भाई मुझे घूमना फिरना था, मुझे पार्टी करनी थी, या जो भी आपके शौक थे, वो सारे शौक आप 25 साल के बाद भी पूरे कर सकते हैं। आप 15 से 25 में तो 15 से 22 साल अपने पढ़ाई को ऐसे दीजिए जैसे कोई कोई पंडित ब्राह्मण पुराने जमाने में दिया करते थे, जो ब्रह्मचर्य से कहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ाई कीजिए। ये जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं। और अब तो हिंदुस्तान में यूपीएससी की भी, स्टेट पीसीएस, इनकी एज इतनी होगी कि 30-35 साल तक की एज है। तो आप उसमें जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। एंड इफ और पढ़ते हो ऐसे नहीं कि कई बार कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे जो 28 साल के हो या 25-26 साल के हो रहे हो, उनका, या हमारी जो लेडीज है उनको ये होता होगा कि हम पहले कुछ बन जाए, ऑफिसर बन जाए, फिर हम शादी करेंगे। उनको ये लालच होता है कि हम ऑफिसर बन जाएंगे, फिर हम बड़े लड़के से, किसी अमीर से या बिजनेसमैन से या किसी ऑफिसर से शादी करेंगे। मैं आपको ये बोलूंगा, शादी को एक समाज में हमारे एक बड़ा गलत चलन है कि शादी को हमने एक बिजनेस बना रखा है कि हम आईएफएस है तो आईएएस आईपीएस से शादी करेंगे, अगर हम ऑफिसर बनेंगे तो कोई बिजनेसमैन से शादी करेंगे। प्लीज ये ना करें। अगर आप पहले ही वैल्यू सिस्टम खराब करोगे तो आप कैसे समाज से एक्सपेक्ट कर सकते हो बेटर? आपको अपने आप को सुधारना है। तो अगर आपका पढ़ाई के टाइम पे, अगर आपकी एज होती जा रही है, आपको लग रहा है ऐसे, यूपीएससी में एक बहुत गलत चीज़ है कि यूपीएससी में 32 एज कर रखी है। अगर आप आईएएस आईपीएस बनना चाह रहे हो तो 32 साल तक की एज के जनरल कैटेगरी में आप देते रहो। उसमें क्या होता है, आपकी एज चली जाती है, लड़कियां 30-32 की होती है, फिर शादी भी नहीं होती, फिर शादी में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। मैं पर्सनल राय आपको देना चाहूँगा, पढ़ाई चलती रहेगी, सोशल लाइफ को साइड बाय साइड चलाइए, उसको सेक्रीफाइस मत करिए। अगर आपको अच्छा लड़का, अच्छा लड़की उसका ओहदे से या उसके परिवार के पैसे से नहीं होता है, अगर कोई आदमी अच्छा है, कोई लड़की अच्छी है, तो घर की लक्ष्मी एक गरीब घर को भी उठा देती है। जो भी लोग आज बड़े बड़े हो रखे हैं, मैं भी, जो मेरी मिडिल क्लास फैमिली बनी है, ऐसा नहीं कि मेरे दादा परदादा अमीर थे, नहीं थे, हम सब कहीं ना कहीं किसान ही थे। सब ने 2-2 रुपए में, 1-1 रुपए में काम करना शुरू किया। तो जब मेरे दादा ने पढ़ाई करी, फिर मेरे पापा ने पढ़ाई करी, फिर मैंने पढ़ाई की, तो परिवार का ओहदा उठता गया। उसमें किस तरह के लोग आते हैं। तो आप वैल्यू सिस्टम, सबसे बड़ी चीज दुनिया में वैल्यू सिस्टम है। आज जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को लोग हीरो मानते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, वो क्यों करते हैं? बेस्ड ऑन देयर वैल्यू सिस्टम। आपके गांव में कोई लीडर्स बनते हैं, कोई प्रधान बनाते हैं, आप किस हिसाब से बनाते हैं कि प्रधान हमारी सुनते हैं और हमारा काम करते हैं? उस दिन मेरे ऑफिस में भी आते, जब भी आते मैं इनको एक ही बात बोलता हूँ कि जब भी आप मेरे पास आए, किसी क्रिमिनल का लेके मत आए, किसी गलत आदमी का लेके मत आए, सही आदमी की चीज लेके आए। सही आदमी की चीज लेके आएंगे, मेरी भी, आपकी भी, सबकी एक दूसरे की नजर में इज्जत बढ़ेगी, और इसी में गांव में भी आपकी इज्जत बढ़ेगी कि सही आदमी का काम करता है। गरीब को, कमजोर को कोई सपोर्ट नहीं करता। पावरफुल को, जो पैसा वाला हो, उसके लिए 10 लोग खड़े हो जाएंगे, गरीब के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। ये आपको बदलना है। इस देश में आपको ऐसा बनना है कि हम किसी से भीख ना मांगे, हमें किसी की तरफ हाथ नहीं बढ़ाना। ये नहीं कि डीएफओ साहब हो गए या मोदी साहब हो गए, साहब कोई नहीं है, हम सब नौकर हैं। देश का प्रधानमंत्री भी आपका नौकर है। हम सब गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। हमें किसी से भीख नहीं मांगनी। हमें ऐसा बनना है कि अपने पैरों पर खड़े हों और हम और लोगों को आगे बढ़ाएं, हाथ बढ़ा के ऊपर उठाएं। समाज में उठाओगे तभी जब आप खुद मेहनत करोगे, आप खुद पढ़ाई करोगे और अपना एक संस्कार, अपने वैल्यू सिस्टम बढ़िया रखोगे। गलत काम करना बहुत आसान है, रास्ते भटकना बहुत ज़्यादा आसान है। जिस तरह से किसी कमज़ोर को थप्पड़ मारना बहुत आसान है, गुंडागर्दी करना, कमज़ोर को दबाना सबसे आसान काम होता है, पर कमज़ोर को बचाना ये ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम है। और कमज़ोर को तभी बचाओगे जब आप खुद ताकतवर हो। खुद ताकतवर शिक्षा से बड़ी चीज़ नहीं है। कितना जिम, बॉडी बिल्डिंग कुछ भी कर लो, 2 मिनट में कोई गोली मार देता है। बंदूक के सामने आप जिम तो नहीं कर सकते, तो आप शारीरिक ताकत कितनी कर लोगे? पैसा आप कितना ही कर लो, आपसे अमीर कोई ना कोई हो ही जाएगा। हर शेर का सवा शेर होता है, तो पैसा भी कितना ही कमा लोगे। एक ज्ञान इकलौती ऐसी चीज है, नॉलेज इकलौती ऐसी चीज है जिसमें आप जितने ताकतवर होंगे
उतने आपके नीचे लोग कम होते जाएंगे। आप टॉप के कॉलेज में जाओ, टॉप की पढ़ाई करो, आपके उतने ही कम लोग हो जाएंगे जो आप जितने पढ़े लिखे होंगे। और आप अगर देखोगे, अगर वाकई आपको फॉलो करना है, तो बड़े बड़े आपके सेक्रेटरीज और जितने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट में काम किया है, आपके आरबीआई गवर्नर थे रघुराम राजन, वो आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट, आईएम गोल्ड मेडलिस्ट, ऑक्सफोर्ड गोल्ड मेडलिस्ट, सब जगह विदेश में जाके भी गोल्ड मेडल लेके आए हैं। तो उस आदमी की आज भी इज्जत होती है। इन लोगों को प्राइवेटली भी लोग हायर करते हैं। अगर आप में नॉलेज होगी तो गवर्नमेंट में भी, आप हमारी बात कर रहे हैं, मैं 15 साल बाद जाके शायद कोई जॉइंट सेक्रेटरी बनूंगा। अगर आप अभी बढ़िया कॉलेज से पढ़ के बढ़िया नॉलेज ले लेंगे, मान लीजिए आप फाइनेंस में अच्छी नॉलेज ले लेते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी में प्राइवेटली पढ़ के बहुत शानदार तरीके से आप ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, आपको डायरेक्ट सरकार में सेक्रेटरी भर्ती करते हैं। आपको 15 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। मेरा बैचमेट है, मेरे स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का, प्राइवेट है, वो पीएम मोदी के साथ काम करता है, और वो अभी नहीं, मेरी जब नौकरी नहीं भी लगी 10 साल पहले से काम कर रहा है। अब देखिए, मैं शायद मोदी जी की शक्ल अगले 20 साल नहीं देख पाऊंगा, कि मेरा वो लेवल ही नहीं है। वो उनके साथ अभी काम कर रहा है, प्राइवेट होते हैं। तो माइंड में क्लैरिटी लाइए। वो 3 इडियट्स मूवी में भी उन्होंने गलत नहीं बोला था। सबसे पहली चीज है ज्ञान, दूसरी चीज है संस्कार। आप ज्ञान और संस्कार लेके चलिए। सुनने में बहुत अजीब लगेगा, पर सच्चाई यही है। आज भी जितने भी लोग तरक्की कर रहे हैं, वो ज्ञान और संस्कार लेके ही कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं, विजय माल्या जैसा हमें नहीं बनना। उन अंबानी अदानी उनको मत सोचो, पर अंबानी भी जो हुआ था, उनके पिता और दादा ने मेहनत करी तभी अंबानी हुआ है। आज भी उन 2 भाइयों में एक भाई तरक्की नहीं कर रहा है, एक भाई तरक्की कर रहा है। थोड़ा भी गूगल विकिपीडिया करेंगे, सब जानते हैं एक भाई नालायक निकल गया, एक भाई अच्छा निकल गया। बिकॉज एक भाई ने मेहनत करी और संस्कार करें, फालतू में पैसा खर्ची नहीं करिए, इधर उधर बर्बाद नहीं किया, अपने बिजनेस को बढ़ाया, अपने पापा के संस्कारों को आगे लेके गया। तो जब आप ऐसा करोगे, आप तरक्की करोगे। आपके आसपास आप भी देखोगे, जो क्लास के टॉपर्स होते हैं, अच्छे बच्चे आपको दिख जाते हैं, उनके संस्कार ही अलग होते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा, मोटिवेशन का तो कुछ ऐसा है नहीं, नोबडी इज देयर टू मोटिवेट। मैं किसी को हीरो नहीं मानता, मैं किसी को आज तक फॉलो नहीं किया, मैं नहीं चाहता कि मुझे भी या किसी को भी कोई फॉलो करे। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप सही चीज को फॉलो करो। फॉलो करना है भगवान राम को करो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिसको भी आपको लगता है जिसमें सही संस्कार है। राम जी को मैं इसलिए नहीं पूछता कि वो भगवान है, मैं राम जी को इसलिए पूछता कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके संस्कार मुझे इसलिए पसंद है। शिव जी को इसलिए पूछता हूँ कि उनके संस्कार मुझे पसंद है। मैं कृष्ण जी की पूजा नहीं करता। आपको लगे है कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे उनके संस्कार मेरे से मैच नहीं करते। मुझे हो गए वो कलियुग के संस्कार होंगे, मुझे नहीं सूट करते। मुझे राम जी के संस्कार अच्छे लगे, मुझे शिव जी के संस्कार अच्छे लगे, मैं उनकी पूजा करता हूँ। तो बात आपको अपने मन में देखना, आप किस तरह की व्यक्ति हो, कैसे आप बढ़िया हो सकते हो। मेरी जितनी दुनिया में ज्यादा मैंने भी नहीं देखा है, जितना मैंने देखा है मुझे लगता है कि आज भी ऐसा ही है, चाहे कलयुग आ गया हो। अगर आपके संस्कार अच्छे हैं और आप मेहनत करते हैं तो आप कभी हार नहीं सकते। आपको समाज में ठोकरें मिलेंगी, मुझे भी मिली है, आज भी खा रहा हूँ। ठोकरें बहुत मिलती हैं, बहुत लड़ाई है, बहुत दिक्कत है, जगह जगह आपको रोकने वाले एक से एक पावरफुल आदमी बैठे हैं। पर आपको जब शीशे में अपनी आंखों से आंख मिलाते हो ना, जो आपको रात को नींद आती है, जो आपको ताकत मिलती है, और भगवान कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगा। आज से 3 साल पहले मैं नौकरी में नहीं था, मैं विदाउट पे बैठा था, मेरी सर्जरी हुई थी और मैंने बहुत तकलीफें झेली, पर आज मैं हूँ, नौकरी में हूँ। कहीं ना कहीं इसमें भगवान आपका साथ देता है, आपके लिए रास्ते खुलेंगे। मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि चीज़ें आसान होंगी, एग्जाम क्लियर कर लिया, IAS बन गए तो चीज़ें आसान होंगी, ऐसा नहीं है। आप IAS बन गए चीज़ें आसान होंगी, ऐसा नहीं है। बहुत IAS IPS बन के 4 साल के अंदर नौकरी छोड़ रहे हैं। सरकारी नौकरी में ऐसे भी लोग हैं, आप न्यूज़ पढ़ते होंगे, मारे जाते हैं, तो बहुत दिक्कतें होती है। ऐसे भी लोग हैं जिनके आप सुनते हो 50 ट्रांसफर हो गए। वो ट्रांसफर क्या नॉर्मल है, वो तो रूल्स के अगेंस्ट है। हर 6 महीने 5 महीने किसका ट्रांसफर होता है, पर हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी चीज़ कर ली, अगर आपको लगता है प्राइवेट में स्टार्टअप खोल लिया तो आप अमीर हो जाओगे, ऐसा नहीं है। स्टार्टअप फेल हो रहे हैं, स्टार्टअप करने वाले आत्महत्या भी कर रहे हैं। बात वही है कि अगर आप संस्कार के पथ से भटके या मेहनत से भटके, और उसके बाद ठोकरों से हारना नहीं है। आखिरी चीज मैं बोलूंगा, कभी भी आपको फेलियर से डरना नहीं है। इस चीज को प्लीज सीरियसली लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं लाइफ में फेल हो गया हूं या मैं पिछले 5 साल से फेल ही हो रहा हूं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग 10-10 साल, 20-20 साल फेल हुए। मैं थोड़ा किस्मत में विश्वास करता हूं। आपके लकीर में, आपकी किस्मत में जब तरक्की लिखी होगी वो तब आएगी। आप मेहनत करते रहो, क्योंकि जिस साल आपकी तरक्की लिखी होगी, अगर आपने मेहनत नहीं करी ना, आप रह जाओगे। ये भगवान का आप कठोर सत्य मान लो, पर ये कठोर ही है। भगवान को थोड़ा कठोर होना पड़ता है, और ये चीज है। आप मेहनत करते रहो, जो आपकी किस्मत में लिखा होगा तभी होगा। मैं नहीं मानता कि सिर्फ मेहनत से तरक्की होती है। सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ मेहनत से आप बाहर गेहूं भी नहीं उगा सकते। आप फसल उगाना चाहोगे, सिर्फ मेहनत से नहीं होती है। आपको किस्मत चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आप मेहनत छोड़ दोगे तो कितनी ही किस्मत हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप मेहनत करो, फेलियर से कभी मत डरो। मैं 6 साल फेल हुआ, 6 साल लगातार फेल हुआ, हर बार यूपीएससी में फेल होता रहा। 7वें साल भी मेरी हालत, मेरे खुद मन में आत्महत्या का आया था। आपको बता रहा हूँ कि मैं इतना टूट गया था, मुझे लगा कुछ नहीं हो सकता।
फिर मेरे किसी फ्रेंड ने कहा कि IAFS का ही भर दो। मैं कर तो रहा हूँ, तुमसे IAS IPS का लग तो रहा नहीं है, ऐसे कैसे हो जाएगा। दिया एग्जाम, मेहनत करी, रोते रोते पढ़ता था, रोज रोता था, क्योंकि जिंदगी में 6 साल फेलियर के बाद आदमी को उम्मीद नहीं है कि आगे भी कुछ मिलेगा, लेकिन मैं पढ़ता रहा। मैंने देखा कि 10 किताबें हैं, तो एक अप्रोच डिफरेंट करी कि मैंने शॉर्टकट नहीं लिया, किसी टॉपर के नोट्स नहीं पढ़े। मैं क्या ऐसा करता हूँ, अब जब हारना ही है तो ढंग से सब कुछ करके ही हारते हैं। आखिरी अगर आपने तय करनी है तो सब करके करो ना भाई। ये करो, मैं दुनिया में सब उखाड़ दिया, कुछ नहीं बचा। तो 10 की 10 किताबें मैंने पढ़ डाली। मैं दिन रात सब किताबें ही पढ़ता था, समझ नहीं आती थी, 10 बार ट्राई करता, नहीं आया तो उस किताब में से 50% आ गया, 100 पन्नों में से 50 पन्ने समझ आए तो उतने ही समझूंगा, पर समझूंगा और करूंगा। दीवार को कई बार दीवार में सर मारने वाली मेहनत होती है, क्या दीवार पर सर मारते रहो, या तो सर फूटेगा, दीवार फूटेगी। और अगर बाकी आपकी किस्मत में लिखा होता है तो दीवार फूट जाती है, कई बार सर से भी दीवार फूटती है, मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरा आपसे यही है, कभी भी फेलियर से मत डरो, संस्कार को लेकर चलो और मेहनत से मत डरो। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जिसने यंग एज में मेहनत कर ली वो आगे लाइफ आसान है, जिसने पहले मेहनत नहीं करी वो बुढ़ापे तक भी मेहनत करता रहेगा। कि मेहनत, संस्कार और फेलियर से ना डरना। अंधा पॉजिटिव नहीं कि मैंने मेहनत भी नहीं करी मेरा एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं। आपको नहीं रुकना है, आपको नहीं रुकना है, मेहनत करते रहना है। आपको सही जगह जाते रहना। आपको लगता है कि किसी जगह जाने पे ज्यादा गड़बड़ है, सिस्टम बढ़िया नहीं है, रास्ता बदल लो। शराब पीते, दारू पीते, सिगरेट पीते, करते हैं, पर अब सब लाइफ में अचीव कर लो। फिर जितना बुरा करना आपको करना, आप करो, आपके ऊपर है। पर अगर आप अभी अपने संस्कारों से अगर छेड़खानी कर लोगे, अचीव नहीं कर पाओगे। फिर सर आप गलत काम ही करते रह जाओगे, सही काम करने की उम्मीद भी नहीं होगी ना आपके पास ऑप्शन होगी। मेरा कहने का सिर्फ ये है कि आप ऑप्शन रखो। बुरा बनना बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। बुरा बनना है 30 साल के बाद बन जाए। 30 साल तक देश को अपनी एनर्जी दे दो, खुद को अपनी एनर्जी दे दो, खुद बढ़िया आदमी बन जाओ। फिर जब आप 30 साल के होंगे ना, यू टेक अ डिसीजन, आई लीव इट टू यू। मैं आपको नहीं कहूंगा आपको क्या डिसाइड करना है, लेकिन 30 साल तक राम बन के करो। 30 साल तक आप मेहनत करो, अच्छे से करो। आप ही के लिए कह रहा हूँ, आप जरूर जीवन में बढ़िया करोगे, जहां भी होगा उससे अच्छा चलेगा। और कुछ तो मेरे लिए नहीं है, और किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। आपके पेरेंट्स आपको अच्छा गाइड कर देते हैं। लाइफ में सबसे बड़ा हीरो आपके अपने माता पिता है और आपके गुरु है। इससे अच्छा हीरो कोई होता नहीं है। कोई भी, चाहे कोई भी हो, उसको हीरो या कोई फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एंड नोबडी इज ग्रेट। कोई आदमी ग्रेट नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे कोई भी हो। कोई ग्रेट आदमी होते हैं, सब आम आदमी है। हर आदमी इज अ कॉमन मैन। बस उसने मेहनत करी, किस्मत चमक गई, पहुंच गए। आप मेहनत करो, किस्मत बुलंद होगी, आप भी पहुंच जाओगे। ठीक है, तो मैं इसको यही विराम दूंगा और मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम को यही खत्म कर दें। कि सारे बच्चों से मेरा अनुरोध है, आप अपने किसी भी काम में रहे उस पर ईमानदार रहें। चाहे अगर मैं फॉरेस्ट में हूँ, मैं अपने प्रति ईमानदार हूँ, अपने काम के प्रति। जो टीचर है, अगर देश का भविष्य टीचर पे निर्भर करता है। अगर छोटा टीचर भी, जो बॉटम का टीचर होता है, सही से पढ़ाए, आज जितने बच्चे बैठे उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि वो टीचर नहीं पढ़ाया। मेरे फैमिली में कहना नहीं चाहिए, भगवान की दया से मेरे चारों मामा अमेरिका रहते हैं, सब SIS का साइंटिस्ट है, ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो बहुत मेरी फैमिली वहां बड़ी है। मेरे भैया सुप्रीम कोर्ट में लीगल मीडिया एडवाइजर, वो सब अलग मैटर है। लेकिन ये चीज है कि जब तक बॉटम मजबूत नहीं होगा ना, आज आपको पढ़ाने में मुझे कितना प्रॉब्लम होता है। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो भी काम करें, अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदार रहें, और सबसे पहले अपने साथ ईमानदार रहें, तब आपका सारा काम ईमानदार है। तो इसके साथ में लास्ट एंड लीस्ट नहीं, आगे भी है, प्रमुख सर से कहेंगे दो सब बोले बच्चों के लिए। सभी को नमस्कार। आप लोग सुनिए, परेशान नहीं कर रहे, मैं ज़्यादा परेशानी आप लोग का दूंगा नहीं, क्योंकि ऐसे तो लीडर्स लोग बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। मैं कोशिश करूँगा काम समाप्त करने का। तो इस मंच में उपस्थित हमारे विशाल सिंह IAS, जो अभी डिग्री कोर्ट के DO को साहब है, आज का मुख्य अतिथि, इसको बहुत बहुत स्वागत एंड धन्यवाद। हमारे प्रिंसिपल साहब आप जानते हैं, उत्तम दादा, जिसका इंट्रोडक्शन हो चुका है, विवास भाई, जो भी वेल सेटल एक बिजनेसमैन है, और इसमें जो है मुझे तो आप लोग शायद सभी जानते हैं। यहाँ में जो मीडिया कर्मी है, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए। और सभी बच्चे, पेरेंट्स, बहुत जन पेरेंट्स है। मैं इतना ही कहूँगा, देखिए आप लोग जो ये जो बुक्स आज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और आपका जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से हो रहा है, इसका जो है आपका राजस्थान का कोटा आप सभी को आप सभी जानते हैं। अभी अंडमान का आप लेकर फैक्ट चीज़ है कि आप हम लोग जितना भी पढ़े, लेकिन उसका साथ में हम लोग जो है कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आपका जो भी पोस्ट निकलता है, आपका बीच बीच में आप लोग यूट्यूब पे देख रहा है कि अंडमान का मैक्सिमम जो पोस्ट है वो आपका बाहर का बच्चा लोग जो है उनमें जो है उसका रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसी को नौकरी मिलता है। इसका कारण यह है कि हम लोग को पढ़ना क्या है। अभी हम लोग जो पढ़ता है उसमें अभी हमारा क्या सब्जेक्ट में पढ़ना है, कौन सा
शेड्यूल में आपको जाना है जो है। अभी एक पांडे साहब यहाँ पे जो है उनका माध्यम से हम लोग को कुछ चीज जो है मालूम चला है। हम लोग इस तरह लॉकडाउन में भी हम लोग एक प्रोग्राम किया था, आप सभी को पता है कि हम लोग आपका इसी तरह जो है सेशन किया था, उसमें भी एमटीएस से लेकर बाकी सभी डिपार्टमेंट में पोस्ट निकाला। और इस बार भी हम लोग कर रहे हैं आपका अभी जो हिंदू जागृति मंच का माध्यम से जो है हम लोग इसको ऑर्गेनाइज किया है। इसमें जो है पांडे साहब से लेकर सभी जो है इनका साथ में साथ दे रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोग का भी ये है कि खाली आप लोग यहाँ पे आए तभी आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग आए बुक देंगे चले जाएंगे हमारा काम खत्म है। हमारा डीओ साहब ने जो आज का दिन में जो लाइफ का प्रैक्टिकल चीज उन्होंने बताया कि क्या क्या परेशानी में भी वो अपना जगह में गया है, तो इसका मतलब है कि आपका खाली पढ़ना ही नहीं है, आपका ये जो मोटिवेशन स्पीच है, मैं तो बोल रहा हूँ कि ये जो हमारा डीओ साहब और हमारा जो हमारा प्रिंसिपल सर ने दिया है, यही चीज आपको ध्यान में रखना है। बाकी कौन क्या बोलता है उससे कोई मतलब नहीं। खाली ऐसा नहीं है कि पढ़ेगा और उसके बाद में जो है हमारा अंडमान का एक सोच है कि हमको कोई भी नौकरी दे दो, चाहे एमटीएस हो चाहे आपका डीआरएम हो, क्योंकि सारा अंडर हम लोग का अंडर में सारा काम होता है, डीआरएम से लेकर सारा कुछ हम लोग देता है। लेकिन उतना तो आपका देना मुश्किल है, आपका काम देना, लेकिन आदमी उसी में खुश होता है। ऐसा नहीं है आपका लाइफ में देखो सबने जिस तरह बताया कि लाइफ को अगर आपको एक चीज बताया कि कुछ भी अगर एंजॉय करना है, आज का दिन में यहाँ पे बैठे जो लोग है वो कुछ भी एंजॉय करना है, कुछ भी है तो भाई फोन में अगर गाड़ी से लेकर कुछ भी अपना दिल में है कि ये चीज हमको अभी चाहिए, तो आपका घर का सामने जो है आपका आके खड़ा हो जाएगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ऐसा नहीं है, एजुकेशन है, इनका साथ साथ में मेहनत है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप डीआरएस में ही आप खुश रहेंगे, तो आगे आपका कुछ होने वाला नहीं है। मैं बहुत बच्चा को जो मेरा ऑफिस में आता है कि मुझे कुछ भी नौकरी दे दो, मैं उसको पूछता कि आप कहाँ से आए, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका पिताजी ऐसा तो नहीं है कि 2 टाइम खाना खाता है 1 टाइम खाना नहीं खाता है। अगर खाना आपको सही तरीके से आपका पिताजी का हेल्प मिलता है तो आप आगे पढ़ो या आगे मेहनत करो। ऐसा अगर डीआरएम में आप ऐसा है, आप आउटसोर्सिंग में आप घुसेंगे तो आपको 16,000 में आपका जिंदगी कट जाएगा, 16,000 तो ऊपर जाएगा, उसमें आपका जिंदगी कभी हो नहीं सकता। तो इसीलिए आज का जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए तो सर का जो सब्जेक्ट के ऊपर में कौन कैसा क्या देना है, इसमें आप लोग अच्छा से ध्यान दें। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि डिग्लीपुर का लोग अच्छा जगह में जाए, आप लोग अच्छा जगह में पढ़े। उसके लिए अगर समाज का कोई हेल्प चाहिए, आज का दिन में ये जो इंस्टीट्यूट चल रहा है इसमें भी काफी लोग जो है सर के साथ में जुड़ के जो है आप लोग को हेल्प करने के लिए बैक सपोर्ट में आपका रेडी है। पर ऐसा अगर कोई एजुकेशन के लिए भी अगर अच्छा जगह में जाता है, उसके लिए हेल्प चाहिए कि नहीं हमारा डिग्लीपुर में अच्छा बच्चा एक जगह में जैसा आईएफएस हो, आईएएस हो, यूपीएससी सिलेक्शन में हो, कोई जगह अगर जाना है उसके लिए घर का कंडीशन खराब है, तो डिग्लीपुर का लोग जो है आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, कुछ कारण से कुछ होता है, तो तब भी जो है हम लोग हेल्प करने के लिए तैयार है। हमेशा हम लोग बोलते हैं, उत्तम दादा बड़ा है, सिंगराम सेठ जी है, विनोद हदर जी जो यहाँ पे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, एस्टेब्लिश है यहाँ पे, तो लोग हमेशा चाहता है कि हमारा यहाँ से भी एक अच्छा फेस दिखे। आज जो गांव से हमारा डीपू साहब आया है, जो गांव से मुझे नहीं पता, लेकिन वो गांव वालों को आज गर्व कि हमारा जो बच्चा है गांव का बच्चा एक अच्छा जगह में गया। तो हम लोग का भी डिग्लीपुर का भी एक इच्छा है कि आप लोग अच्छा जगह में जाइए, आप लोग नौकरी करें, ठीक है नौकरी दे, लेकिन अगर ऐसा कोई है आपका दिल में कि हमको आगे भी कुछ करना है, तो पूरा डिग्लीपुर क्या है हमेशा आप लोग का साथ रहेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ऐसे आप लोग बहुत टाइम से बैठे। मैं फिर से एक बार सभी को मैं यही कहूंगा कि आपका जीवन सुखमय हो, सुबह उठ के थोड़ा योगा वगैरह करें, आप लोग फैमिली को अच्छा रखे, माँ बाप का बात सुने, फैमिली का बात सुने। ऐसा नहीं है कि नौकरी मिलने के बाद में बहुत जन है जो है बहुत सारा डिस्प्यूट आता है, हम लोग का पास में ऐसा नहीं हो, संस्कारी बहुत कुछ है। और ये राम जी का बात जो बताया, अगर कोई अगर गीता को फॉलो करता है तो उसको किसी का बात सुनने की जरूरत नहीं। गीता में हमारा जीवन का क्या उद्देश्य है वो गीता में है, वो पढ़ने से और उस रास्ते में जाने से आप लोगों को किसी का बात सुनने की जरूरत नहीं। मैं इतना ही कहूंगा कि आपका आगे का जीवन सुखमय हो। उत्तम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से डीएफओ सर के लिए छोटी सी भेंट जो देने का कष्ट करें। Formally sir, actually we have not good plans. ऐसे कहूंगा कि प्रिंसिपल सर को एक छोटा सा हमारे इंस्टीट्यूट के तरफ से गिफ्ट देके सम्मानित करें।
सारा बुक डेफो से बांटे सैलोनिक आप लोग से उसके बाद मैथ्स है सर ये हम लोगों का बुक है जीएस का नेक्स्ट मल्लिका राय प्लीज पैर में छू दो प्लीज। हमारे यहाँ मतलब मेरे उसमें धर्मवाद लड़के पैर नहीं छूते और लड़के भी नहीं छूना। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, आपकी एज में थोड़ा बहुत ज्यादा फर्क है मेरा और आपकी एज में। अब मैं प्रिंसा सर से कहूँगा कि आगे पुस्तक वितरण का काम करें। इधर इधर मीना नेक्स्ट मीना नेक्स्ट सपना आकृति आकृति अब मैं प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को आगे आशीर्वाद देते हुए ताकि इस इंस्टीट्यूट के कम से कम पूरे बच्चे निकल जाए। प्रिया रवि नेक्स्ट प्रिया अपर्णा इंद्रजीत दास इंद्रजीत इधर देखो भाई। सुमंतो सुबोध राजेश लाल रमेश लाल अब मैं प्रमुख सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बुक बहुत मेहनती बात है कि बेचारा दिन भर में ऑटो चला के फिर पढ़ने आता है। अरे इधर सुमन कौल ए घूमो भाई। बहुत ज्यादा मेहनत करके बेचारी और बहुत हार्ड वर्किंग है प्रदीप मैं विभास दास से रिक्वेस्ट करूंगा रामकृष्ण किसी के पास हिंदी मीडियम चला जा सकता है, चेक कर लेना।
अभी बाकी लोगों को अभी थोड़ी देर बाद स्वीट्स के साथ लाइन से दे देंगे, पहले सब लोगों को छोड़ देते हैं, आपको 5 मिनट खाली वेट करिए।